वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन से रिलेटेड जो दोस्तों यानी कि मतलब ट्रेड से रिलेटेड जो हमारा एग्जाम होता है सेकंड सीबीटी पे दोस्तों, उसी का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इस समय पे। दोस्तों आपको दोस्तों बता दूं कि इस समय पे हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हम लोग पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में दोस्तों हम लोग वही सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में जो ये टेक्नीशियन से रिलेटेड यानी कि दोस्तों एलपी और टेक्नीशियन में जो इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे, उन्हीं सारे क्वेश्चनों के यहाँ पे दोस्तों हम लोग सेट बाय सेट सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर जो बच्चों को ये अपना ट्रेड से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चे इसमें फेल भी हो जाते हैं, तो वो बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं कि आप इन सारी वीडियो को हमारे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको आने वाले एग्जामों के लिए आपका ट्रेड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना बचे। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को देखते हैं तो आपको इन्हीं सारे क्वेश्चनों से रिलेटेड ट्रेड के बाहर और दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इन्हीं सारे जो प्रश्न यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, इन्हीं से आपका पेपर जरूर मिलेगा। दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ेंगे इस समय पे प्रैक्टिस सेट 1 पढ़ेंगे इस ट्रेड का। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हमारा होगा दोस्तों, देख लीजिएगा। और इस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 पढ़ेंगे, और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल दोस्तों हम लोग 1 नंबर से लेकर के 75 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्लास हमारी हर रोज सुबह 8 बजे हुआ करेगी, और दोस्तों अदर क्लासें जो हमारी जिस टाइम पे चलती हैं वो अपने टाइम पे चलती रहेंगी। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे वही सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी जो सेट थे दोस्तों, उन्हीं सेट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सेट बाय सेट पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रुप में जुड़ने से आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा। साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पे क्लास पढ़ाई जाती है, इस क्लास नोट्स का हल सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक अगर चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को दोस्तों भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे यहाँ पे हमारे ग्रुपों से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आप लोगों को हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे ग्रुप से भी जुड़िएगा, और आपका कोई राय और सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें वहां जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड पार्ट 1 यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग पढ़ेंगे। इसका देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और इस पूरे प्रैक्टिस सेट में दोस्तों टोटल हमारे 75 क्वेश्चन होंगे। उन्हीं सारे 75 क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देख लीजिएगा पहले ही यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन सामने दिख रहे हैं। इन तीनों क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग आसानी से बारी बारी से देखेंगे। देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे ये बताया गया कि मानव जो शरीर होता है, अगर उसमें जो धारा गुजरती है उसका परिणाम क्या हो कि मानव के शरीर को कोई आघात नहीं पहुंचेगा। तो अगर हम दोस्तों देखें 1 मिली एम्पियर से कम होगा, देख लीजिएगा 1, ये एम का मतलब हो जाएगा दोस्तों मिली, आगे ए से हो जाएगा एम्पियर। अगर उसकी जो धारा होगी वो मानव शरीर में अगर 1 मिली एम्पियर से कम प्रवेश करेगी तो मानव शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि कोई आघात नहीं होगा। यानी कि विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा पहले का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसके बारे में आपको हम बता दें, देख लीजिएगा 1 एम्पियर से कम हो तब आघात मानव शरीर में किसी भी प्रकार का नहीं होगा। अब मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो लगभग 1000 ओम होता है। देख लीजिएगा यहाँ पे बताया गया मानव शरीर का प्रतिरोध, तो मानव आगे लिख देते हैं दोस्तों, शरीर आगे लिखते हैं का प्रतिरोध। देख लीजिएगा मानव शरीर का जो प्रतिरोध कभी कभी पूछ ले तो मानव शरीर का प्रतिरोध दोस्तों कितना होता है, 1000 ओम होता है। कितना होता है दोस्तों, 1000 ओम होता है। तो ये बात हो गई दोस्तों हमारे, देख लीजिएगा इससे रिलेटेड। और देख लेते हैं दोस्तों अब अगला क्वेश्चन, देख लीजिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन। और सेकंड नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे कहा गया है कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें देख लीजिएगा क्या होता है कि जैसे कोई विद्युत धारा से लगी आग, अगर विद्युत धारा से आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए हम लोग जल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसका मामला क्या होता है। देख लीजिएगा पहला ऑप्शन दिया गया, कहा गया उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है,
उससे तारों में खराबी आ सकती है, उससे विद्युत अपघटन हो सकता है, उपर्युक्त सभी हो सकता है। देख लीजिएगा, उससे तारों में खराबी आ सकती है, ये बात तो सही नहीं हो जाएगी। उससे विद्युत अपघटन हो सकता है, ये भी सही नहीं है। उपर्युक्त सभी, ये भी सही नहीं है। क्या होगा, उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोक्यूशन होता है। इलेक्ट्रोक्यूशन होता क्या है ये जान लीजिएगा। इससे ये होता है दोस्तों, मतलब कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने हेतु जब जल का प्रयोग किया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है। इलेक्ट्रोक्यूशन होता यह है कि जल के माध्यम से धारा प्रवाहित होने लगती है। उसमें क्या होगी कि जब जल से आप बुझाएंगे तो जल के माध्यम से धारा और प्रवाहित हो जाएगी, जिससे कि क्या हो जाएगा, व्यक्ति को झटका लगने के यानी कि करंट लगने का और भी खतरा मंडराने लगेगा। तो इसी वजह से दोस्तों हम क्या करते हैं कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए हम जल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस किस कारण होता है दोस्तों, उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। तो ये दोस्तों विकल्प नंबर देखेंगे तो 2 का हमारा ए के साथ, देख लीजिएगा 2 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है। देख लीजिएगा, विद्युत आवेश कह रहा है प्रवाहित हो सकता है विद्युत रोधियों तथा चालकों के माध्यम से। नहीं भाई, गलत हो जाएगा। विद्युत आवेश जो प्रवाहित होता है वो तो विद्युत रोधियों और चालकों के माध्यम से प्रवेश नहीं हो सकता है, चालकों के माध्यम से। हाँ, ये बात सही है दोस्तों, चालकों के माध्यम से विद्युत आवेश प्रवाहित हो जाता है। और विद्युत रोधियों के माध्यम से देख लीजिए, अभी ऊपर विद्युत रोधियों कहा गया था तभी तो हमने इसको कट कर दिया था, तो यहाँ भी वही विद्युत रोधियों की बात बता दिया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर अगला कहा गया चालकों तथा अचालकों के माध्यम से, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बता दूं कि विद्युत आवेश चालकों के माध्यम से प्रवाहित हो सकता है। किसके माध्यम से प्रवाहित होता है विद्युत आवेश? चालकों के माध्यम से प्रवाहित होता है। किसी चालक में प्रवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हो जाएगा 3 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, फिर यहाँ से 4 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक, यानी कि इस क्वेश्चन में भी हम लोग टोटल 3 ही क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है, इस पे कहा गया कि धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। तो भाई समझिएगा, इसने कहा है कि धातु के तार में विद्युत प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत प्रवाह होता है, आयन के कारण विद्युत प्रवाह होता है, प्रोटॉन के कारण होता है, उपर्युक्त सभी के कारण होता है। तो हम दोस्तों आपको बता दूं कि धातु के तार में विद्युत का प्रवाह जो होता है वो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण हो जाएगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो 4 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि धातु में या धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वह चालक उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है कि प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर कहलाती है। फिर से समझिए क्वेश्चन को, कहा गया कि प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर कहलाती है। ऊष्मीय बहाव संवहन कहलाएगी, शीर्ष विभव कहलाएगा, या निर्गत प्रति संतुलित विभव कहलाएगा, प्रति संतुलित आगत विभव कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर कहलाती है। तो दोस्तों ये कहलाएगा ऊष्मीय बहाव संवहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऊष्मीय बहाव संवहन कहलाएगा। ये भी दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 5 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 6ठा नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि एक विद्युत रोधी केबल में क्षरण धारा डॉट डॉट होती है। देखिए क्षरण धारा क्या होती है, कैसे होती है। कहा गया कि एक विद्युत रोधी केबल जो होती है उसमें क्षरण धारा क्या होती है। तो देखिए ए ऑप्शन में दिया गया, कहा गया क्रोड से आच्छद तक त्रिज्यता प्रवाहित होती है और उपयोगी धारा क्रोड के साथ साथ अक्षता प्रवाहित होती है। तो ये बात सही नहीं होगी दोस्तों, सही नहीं है। फिर आगे कहा गया है कि एक विद्युत रोधी केबल में क्षरण धारा क्रोड के साथ साथ अक्षता प्रभावित होती है। देखिए इसमें त्रिज्यता प्रभावित बताया, इसलिए गलत हो गया था। यहाँ पे बता दिया कि अक्षता प्रभावित है, प्रभावित होती, तो ये बात सही कह रहा। फिर कह रहा और उपयोगी धारा क्रोड से आच्छद तक त्रिज्यता प्रवाहित होती है।
ये बात यहाँ पे सही कही गई है। तो विकल्प नंबर बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। और सी को देख लीजिएगा, सी में कहा क्रोड के साथ साथ अक्षता प्रवाहित होती है और उपयोगी धारा प्रवाहित नहीं होती है, बात गलत है। उपरयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा उपरयुक्त में से दोस्तों कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। तो 6 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 7वां नंबर, और 7वें नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फेरों की संख्या द्वारा बढ़ाया जा सकता है, फेरों की संख्या बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है, पतले तार का प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है, फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तार का प्रयोग करके। फिर कह रहा क्रोड सामग्री को बदलकर। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 7 का विकल्प नंबर जो यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है, किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो ये बढ़ाया जा सकता है दोस्तों फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तार का प्रयोग करके कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध बढ़ाया जा सकता है। विकल्प दिया गया सी ऑप्शन पे। तो सी देख लीजिएगा 7 का अगर आप देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फार्मूला होता दोस्तों अगर इसका आप जान लेंगे तो आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे रो एल अपान का हमारा ए हो जाएगा। जहां पे दोस्तों आप इस रो को क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए लिख सकते हैं, इतना लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा 7वें नंबर का। कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो फेरों की संख्या बढ़ाकर ये पतले तार का प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन, और 8वें नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है। एक तार को एक स्थिति में, एक तार को 2 स्थितियों में, फिर कहा है 2 तारों को 2 स्थितियों में, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता दें यहाँ पे जो राइट हो जाएगा, कह रहा है द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है। एक तार को 2 स्थितियों में, यानी कि द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच एक तार को 2 स्थितियों में नियंत्रित करता है। ये दिया गया है विकल्प नंबर बी। तो 8वें का देखेंगे तो हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 8वें के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन, और 9वें नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि तांबे का 0.1 ग्राम तुल्यांक जमा करने हेतु ताम्र इलेक्ट्रॉन युक्त CuSO4 विलयन से गुजरने वाले विद्युत की मात्रा होनी चाहिए 9650 कूलाम, 965 कूलाम, 96,500 कूलाम, 1,93,000 कूलाम। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे, इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं, देख लीजिएगा 9वें क्वेश्चन पे हम जानते हैं फार्मूला होता है हमारा W बराबर, देख लीजिएगा यहाँ से अगर देखेंगे तो W बराबर हमारा होता है ZI और आगे लिख देंगे T, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आगे अगर देखिए हम जानते हैं, देख लीजिएगा जहां हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, जहां Q बराबर क्या होता है, Q बराबर हमारा IT होता है। तो इस जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आप इस जगह पे लिख सकते हैं W बराबर ZQ लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है, ZQ लिखा जा सकता है। जहां पे दोस्तों देख लीजिएगा ये जो दिया गया तांबे का 0.1 ग्राम तुल्यांक, अब देखिए ये जो दिया गया है, ये क्या दिया गया है, ये W का मान है दिया गया है। W की जगह पे आप क्या रख देंगे, 0.1 ग्राम लिख देंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब अगर 0.1 ग्राम ये लिखा जाएगा, यहाँ पे अगर हम लिख दें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.1 और आगे देख लीजिएगा Z। तो भाई यहाँ पे आगे क्या लिख सकते हैं, Z की वैल्यू। अब देख लीजिएगा इसको 0.1 लिखा जा सकता है, और फिर आगे यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए क्या हो जाएगा ZQ। तो आगे आप क्या लिख देंगे, Z और आगे लिख देंगे Q, भाई आगे लिख देंगे Z और लिख देंगे आगे Q। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो भाई इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा इसका वैल्यू हमारा बन जाएगा, यहां से अगर और आगे देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 बराबर यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ZQ। तो ZQ की जगह पे हम Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा I लिख सकते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ZQ, अच्छा चलिए Q ही रहने दीजिएगा। Q की जगह पे हम यहाँ पे देख लीजिएगा क्या लिखे दे रहे हैं, Q की जगह पे हम Q ही लिखे दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर देख लीजिएगा और E की जगह पे E ही रख देंगे, QE देख लीजिएगा दिया है।
क्यू क्यू वही रख दिया, और जेड की जगह पे हम रख सकते हैं, देख लीजिए जहां पे हमारा देखिए जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर ई अपान का क्या होता है, ई अपान का हो जाएगा हमारा यहाँ पे 96,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 96,500। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 96,500, ये होता है जेड ई बराबर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जेड बराबर होता, तो ई अपान का यहाँ पे आप लिख देंगे 96,500 लिख देंगे। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो देख लीजिएगा जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगा हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा ये जो ये 0.1 रखे हैं, इसमें आप आगे ई भी लगा सकते हैं। क्या लगा देंगे, ई। तो यहाँ भी आप ई लगा दीजिएगा, तो ये ई से ये ई कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 9,006 मतलब 96,500, और एक अंक बाद 200 दशमलव लगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 0.1। देखिए ये 0.1 है, तो हम क्या कर देंगे भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए बटे में नहीं आएगा, ये तो इसमें मल्टीप्लाई होगा जाकर के ना भाई, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब दोस्तों इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक जीरो हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए 0.1 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा Q बराबर 9650 बन जाएगा। कितना बन जाएगा हमारा, 9650 बन जाएगा। ये आगे हो जाएगा हमारा कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कूलाम हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। तो 9650 कूलाम देख लीजिए दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 9 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर दोस्तों हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, 9 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 9 का दोस्तों हमारा 9 का ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं। 9 के बाद हम लोग देखेंगे 10वां नंबर देख लीजिएगा, 9 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे हम लोग देखेंगे 9 के बाद 10वां नंबर। देखिए 10 से लेकर के 12 नंबर तक के क्वेश्चन है, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे 10वें नंबर पे कहा गया है कि सभी प्रेरण प्रकार के ट्रांसड्यूसर निम्नलिखित पर आधारित हैं, फैराडे नियम पर, फेरांटी प्रभाव पर, थॉमसन प्रभाव पर, पोलिटियर प्रभाव पर। दोस्तों हम आपको बता दें कि सभी प्रेरण प्रकार के ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो फैराडे नियम पर आधारित होते हैं। किस नियम पर आधारित होते हैं, फैराडे के नियम पर आधारित होते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे मौजूद है, तो आप देखेंगे तो 10 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों देख लीजिएगा 11वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहा है कि डीसी परिपथ के सारे नियम उन एसी परिपथों पर भी लागू होते हैं जिनमें होता है। डीसी परिपथ के सारे नियम उन एसी परिपथों पर भी लागू होते हैं जिनमें होता है केवल धारिता, केवल प्रतिरोध, केवल प्रेरकत्व, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है, देखिए डीसी परिपथ के सारे नियम उन एसी परिपथों पर भी लागू होते हैं जिनमें होता है केवल प्रतिरोध होता है। तो देख लीजिएगा डीसी परिपथ के सारे नियम उन एसी परिपथों पर भी लागू होते हैं जिनमें केवल प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध के लिए एसी व डीसी मायने नहीं रखता है, लेकिन प्रेरकत्व व संधारित दोनों एसी व डीसी दोनों पर अलग अलग प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ पे अगर हो जाएगा तो केवल प्रतिरोध, डीसी परिपथ के सारे नियम एसी परिपथ पर भी लागू होते हैं जिनमें होता है केवल प्रतिरोध। तो यहाँ पे देखेंगे तो 11 का हमारा विकल्प नंबर भी बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब बी के बाद हम लोग देखेंगे, देख लीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि बिजली के उपकरण की धातु की केसिंग को निम्नलिखित को सदैव सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित किया जाता है। देख लीजिएगा बिजली के उपकरण की धातु की केसिंग को निम्नलिखित को सदैव सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 12 नंबर, देखिए प्रचालक की सुरक्षा के लिए, उपकरण की सुरक्षा के लिए, इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा 12 का सी ऑप्शन, इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए। 12 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 12 के बाद हम लोग देखेंगे, देखिए 13 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सा प्रतीक जीनर डायोड का है। देखिए इसमें कहा गया कौन सा प्रतीक हमारा जीनर डायोड का है। तो जीनर डायोड अगर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प नंबर जो बना है, देख लीजिएगा जीनर डायोड हमारा ये हो जाएगा सी ऑप्शन के जैसे। देखिए जीनर डायोड का सिंबल हमारा बना है सी वाला। क्या बना है, सी वाला। देखिए जब एक प्रकार का पीएन जंक्शन
डायोड होता है तो यह रिवर्स बायस के किसी निर्दिष्ट वोल्टेज पर बैकग्राउंड क्षेत्र में प्रचलित किया जाता है। अर्थात यह ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जो पीएन जंक्शन के उत्क्रम अभिलक्षण द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले जीनर ब्रेकडाउन क्षेत्र को उपयोग करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों आप देखेंगे तो ये भाई हो जाएगा जीनर डायोड पूछा गया है, कौन सा प्रतीक जीनर डायोड को प्रदर्शित करता है, ये हो जाएगा विकल्प नंबर सी। तो 13 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 13 का विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देख लीजिएगा, और 14 नंबर हमारा दिया गया है कि हम एक लो पास फिल्टर को हाई पास फिल्टर या उल्टा कर सकते हैं, हमें बस डॉट डॉट तत्व बदलने होंगे। हम एक लो पास फिल्टर को हाई पास फिल्टर या उल्टा कर सकते हैं, हमें बस डॉट डॉट तत्व बदलने होंगे। देखिए समय दर्शाने वाले, आवृत्ति दर्शाने वाले, आवृत्ति और समय दर्शाने वाले, प्रतिरोध दर्शाने वाले। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे विकल्प नंबर जो हमारा 14 दिया गया है ये दोस्तों हो जाएगा आवृत्ति दर्शाने वाले, बी ऑप्शन। देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, आवृत्ति दर्शाने वाले, बी ऑप्शन। देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 14 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 14 के बाद देख लीजिएगा, हम एक लो पास फिल्टर को कई को हाई पास फिल्टर या उल्टा कर सकते हैं, हमें बस आवृत्ति दर्शाने वाले तत्व बदलने होंगे। तो विकल्प नंबर बी जो दिया गया है, बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 15वां नंबर दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है। देख लीजिएगा 16 का, अगर नहीं 16 दोस्तों 15 नंबर है, 15 का देखेंगे ट्रांजिस्टर का आधार लाइटली ड्राफ्ट होता है। ट्रांजिस्टर के आधार कलेक्ट्रेट एवं एमीटर के बीच में होता है। इसका उपयोग 10 की पावर -6 और मीटर के लगभग होता है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे किसी ट्रांजिस्टर का आधार क्या होता है, तो किसी भी ट्रांजिस्टर का आधार जो होगा वो लाइटली डोप्ड होगा। क्या होगा, लाइटली डोप्ड, यानी कि 15 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 15 के बाद दोस्तों 16 से लेकर के 18 नंबर तक का जवाब देना है। कह रहा अधिकतम पावर ट्रांसफार्मर के लिए एम्पलीफायर प्लस वीजेड का प्रतिरोध होना चाहिए। तो दोस्तों एम्पलीफायर में आउटपुट प्रतिरोध के मान के तुल्य या शून्य, जितना संभव हो सके उतना कम, एम्पलीफायर के आउटपुट प्रतिरोध के आधे मान के बराबर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अधिकतम पावर ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर प्लस वीजेड का लोड प्रतिरोध होना चाहिए। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर हम देखेंगे दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि एम्पलीफायर में आउटपुट प्रतिरोध के मान के तुल्य होता है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 16 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा ऋणात्मक फीडबैक डॉट डॉट। देख लीजिए ऋणात्मक फीडबैक के लिए क्या है, तो ऋणात्मक फीडबैक के लिए अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ऋणात्मक फीडबैक पूछा गया है, तो ऋणात्मक फीडबैक जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा स्थिरता बढ़ाता है। देख लीजिए क्या दिखाएगा दोस्तों, ऋणात्मक फीडबैक स्थिरता बढ़ाता है, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 17 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 17 के बाद हम लोग देखेंगे 18 नंबर, और 18 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है, मॉसफेट या ट्राइड वैल्यू। देखिए ट्राइड वैल्यू, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 18 नंबर, तो यहाँ पे जो दिया गया है सी ऑप्शन पे मॉसफेट। मॉसफेट एक तीव्र गति स्विचिंग यंत्र है, इसका पूरा नाम है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे करके यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, मॉसफेट। देख लीजिएगा 18 का हमारा यहाँ पे विकल्प नंबर जो सी दिया गया है, 18 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 18 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, और इस पे कहा गया है कि दशमलव प्रणाली में 8 द्विआधारी प्रणाली में डॉट डॉट के समतुल्य होगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा डॉट डॉट के समतुल्य होगा। तो यहाँ पे जैसे 8 का पूछा गया है दशमलव प्रणाली के द्विआधारी प्रणाली में, देखिए द्विआधारी कहा है ना, द्विआधारी, तो यहाँ पे आप 8 लिखेंगे और यहाँ पे 8, और फिर दोस्तों देख लीजिएगा
इसको तब तक काटते जाइए जब तक दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 2 चौको 8 4 बार में कट गया। यहाँ पे आप क्या रखेंगे, भाग न जाने की 0 रख देंगे। क्या भाई रख देंगे, 0। चलिए और आगे बढ़िए। देखिए 2 का पढ़ा पढ़ेंगे तो ये कितनी बार में मिल जाएगा दोस्तों, देखिए 2 दूना 4, तो 4 ये हमारा पूरा पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं। देखिए 2 दूना 4, पहले बात समझिए, 2 चौको 8, तो यहाँ पे हमने रख दिया 0, फिर 2 चौको 8, जब पूरा कोई शेष नहीं बचा तो यहाँ शेष लिखा जाता, 2 दूनी 4 2 बार में कट गया। फिर देख लीजिएगा 2 दूनी 4, कोई शेष नहीं बचा, फिर 2 रख दिया। फिर देखिए 2 एकन्नम 2, 1 आ गया। और फिर दोस्तों देख लीजिएगा बस इतना ही हो जाएगा। तो देखिए इसको आप क्या लिखेंगे, इसको जब लिखा जाएगा तो ये हमारा लिखा जाएगा 8 और यहाँ पे 10, जब लिखा जाएगा नीचे से लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, नीचे से लिखा जाता है 1000 और बस इतना ही दोस्तों हो जाएगा। इसमें आप 2 लगा दीजिएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों देख लीजिएगा ये कहाँ पे दिया गया, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 19 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा देख लीजिएगा 19 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 19 का दोस्तों कौन सा हो रहा है राइट, सी ऑप्शन। देख लीजिएगा 19 का हमारा विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं 19 के बाद 20 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि लाल रंग की तार को निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थ के लिए, न्यूट्रल के लिए, फेज के लिए, या फिर दोस्तों इंसुलेशन के लिए। तो लाल रंग का तार का दोस्तों जो प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग हम लोग करते हैं फेज के लिए करते हैं। किस लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों, फेज के लिए। विकल्प नंबर 20 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि डीसी मशीन की चाल यदि दुगनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तब उत्पन्न ईएमएफ है। देख लीजिए कहा गया डीसी मशीन की चाल यदि दोगुनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तब उत्पन्न ईएमएफ है। देख लीजिएगा 20 का जो हमारा राइट हुआ, देख लीजिएगा 20 का जो राइट हुआ है हमारा सी के साथ और 19 का सी के साथ। अब 21 नंबर में देख लीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है 21 नंबर पे, तो यहाँ पे कह रहा है डीसी मशीन की चाल। देखिए डीसी मशीन की चाल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीसी मशीन की चाल अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, देख लीजिएगा 21 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमको बताना क्या है, कह रहा है डीसी मशीन की चाल यदि दोगुनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तब उत्पन्न ईएमएफ। देख लीजिएगा उत्पन्न उसमें ईएमएफ जो हो जाएगा वो दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, दोगुना। ये दिया गया है 21 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये दिया गया है दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कोई डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है, फील्ड वाइंडिंग यदि खुल जाए तब क्या होगा। मोटर जल जाएगी, मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी, मोटर शोर करेगी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जब शंट फील्ड खुल जाने पर जो फ्लक्स का मान होता है दोस्तों वो बहुत ही कम हो जाता है, जिससे मोटर की स्पीड बहुत ही अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पे जो दिया गया है मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी, ये दिया गया है विकल्प नंबर बी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे 22 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कोई डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है तो फील्ड वाइंडिंग यदि खुल जाए तब क्या होगा। तब दोस्तों मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी। क्या होगा, मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। 22 के बाद हम लोग 23 नंबर देखेंगे और 23 नंबर में कहा है कि विद्युत मशीनों में लेमिनेटेड क्रोडों का प्रयोग निम्नलिखित घटाने के लिए किया जाता है। विद्युत मशीनों में लेमिनेटेड क्रोडों का प्रयोग निम्नलिखित घटाने के लिए किया जाता है। कॉपर हानि के लिए, भंवर धारा हानि के लिए, शैथिल्य हानि के लिए, इनमें से सभी। तो 23वें में अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया कि विद्युत मशीनों में लेमिनेटेड कोरों को या लेमिनेटेड क्रोडों का प्रयोग निम्नलिखित घटाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि विद्युत मशीनों में लेमिनेटेड कोर्स का प्रयोग ईडी करंट लॉसेस घटाने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है, ईडी करंट घटाने के लिए किया जाता है, जबकि हिस्टेरेसिस लॉसेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
यह दोनों कोर लॉसेस हैं। ये क्या है? दोनों कोर लॉसेस हैं। देखिए ईडी करंट लॉसेस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भंवर धारा हानि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भंवर धारा हानि बोलते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ईडी करंट लॉसेस हमारा जो हो जाएगा, ये देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो कुल मिलाकर विद्युत मशीनों में लेमिनेटेड क्रोडों का प्रयोग निम्नलिखित घटाने के लिए किया जाता है। लेमिनेटेड क्रोडों का प्रयोग निम्नलिखित घटाने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा भंवर धारा हानि। भंवर धारा हानि को अगर आप लिखेंगे तो ईडी करंट लॉसेस लिखेंगे। देखिए ईडी अगर मैं आपको अंग्रेजी में लिखूं तो ईडी देख लीजिएगा, ईडी करंट लॉसेस। देखिए ईडी करंट लॉसेस लिखा जाएगा। तो ये दिया गया है, तो ये बी ऑप्शन। तो 23 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 24 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक मेगर में नियंत्रण बलाघूर्ण को डाट डाट द्वारा प्रदत्त किया जाता है। देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे कहा है कि एक मेगर में नियंत्रण बलाघूर्ण को डाट डाट द्वारा प्रदत्त किया जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दूं कि एक मेगर में नियंत्रण बलाघूर्ण को कुंडली द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कुंडली द्वारा। बलाघूर्ण को कुंडली, यहाँ पे आप क्या रखेंगे? कुंडली लिखेंगे। कुंडली देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन में। तो कुंडली द्वारा प्रदान किया जाता है। मेगर एक विद्युत रोधन प्रतिरोध मापने का यंत्र है। यह 1 मेगा ओम से ऊपर का प्रतिरोध मापता है। सामान्यतः यह केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापता है। मेगर की गति 160 आरपीएम तक होती है। देख लीजिएगा, सामान्यतः मेगर एक विद्युत रोधन प्रतिरोध मापने का यंत्र है। जहां पे अगर लिखेंगे मेगर जो होता है, देख लीजिएगा मेगर जो होता है वो 1 मेगर ओम तक का प्रतिरोध मापता है। अब तक का प्रतिरोध मापता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर इसके बारे में जानेंगे तो दूसरा पॉइंट हमारा देख लीजिएगा हो जाएगा कि मेगर की गति 160 आरपीएम तक होती है। तक आगे लिख दीजिएगा होती है। ये बात हो गई। तो यहां से आपने जाना कुल मिलाकर के 24 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 24 के बाद हम लोग देखेंगे 25 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है 25 नंबर में कहा गया है कि एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर आमतौर पर डाट डाट होती है। एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर आमतौर पर डाट डाट होती है। केवल स्प्लिट फेज व्यवस्था से शुरू, स्लो स्टार्टिंग, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं, सेल्फ स्टार्टिंग। तो यहां पे अगर देखेंगे तो 3 फेज इंडक्शन मोटर को पॉलीफेज मोटर भी कहा जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर को पॉलीफेज मोटर भी कहा जाता है। यह मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है। देखिए ये क्या होती है? ये सेल्फ स्टार्टिंग होती है। ये दिया गया है डी ऑप्शन में। देख लीजिएगा डी ऑप्शन हमारा 25 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर आमतौर पर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। क्या होती है दोस्तों? सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। अब देख लीजिएगा जब स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है तो उसमें तुल्यकाली गति से घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। यह फ्लक्स वायु अंतराल को पार करके रोटर के सतह को स्पर्श करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के दोस्तों आपको कंफर्म हो गया कि विकल्प नंबर जो यहाँ पे देखिए दिया गया सेल्फ स्टार्टिंग, तो ये दिया गया डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 25 के बाद हम लोग देखेंगे 26 नंबर, और 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा उसी क्वेश्चन पे हमारा मौजूद है। 26 नंबर में दिया गया, कहा गया कि अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकाली मोटर है। अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकाली मोटर है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अब देखिए यह एक विशेष प्रकार की तुल्यकालिक मोटर होती है।
इन मोटरों को क्रोम स्टील के चिकने बेलनाकार रोटर प्रयोग किए जाते हैं। रोटर में कोई खांचा नहीं होता है, ना ही किसी प्रकार की कुंडलन होती है। परिणाम स्वरूप मोटर बिना किसी आवाज के शांत चलती रहती है। इनका साउंड इक्विपमेंट में किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यानी कि कोई भी देख लीजिएगा अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर जो होती है, तो वो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे हिस्टेरिसिस मोटर, ये दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 26 का दोस्तों विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है, कहा गया है समुन्नत ध्रुव रोटर का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। समुन्नत ध्रुव रोटर का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर के लिए, फिर या फिर दोस्तों देख लीजिएगा अधिक ध्रुवों के साथ उच्च स्पीड जनरेटर के लिए, कम ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर, कम ध्रुवों के साथ उच्च स्पीड जनरेटर। तो यहाँ पे अगर देखें समन्वित ध्रुव रोटर का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता है, तो अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर किया जाता है। अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर, देख लीजिएगा ये दिया गया अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर, ये ए ऑप्शन। तो 27 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ यहां भी क्वेश्चन राइट हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, समन्वित ध्रुव रोटर का प्रयोग अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर में प्रयोग किया जाता है। उभरे हुए ध्रुव इस्पात की मोटी पत्तियों को कीलित कर बनाए जाते हैं। इसका व्यास अधिक तथा अच्छी लंबाई कम होती है। रोटर को समान गति से घुमाने के लिए गतिपाल पहिए, फ्लाई व्हील का आप कह सकते हैं, का रूप दिया जाता है। इसलिए प्रत्येक ध्रुव को भारी बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपने जाना विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 28 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि तुल्यकाली मोटरें होती हैं। देखिए तुल्यकाली जो मोटरें होती हैं वो क्या होती हैं, सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं या गैर सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं, न्यूनीकृत स्लिप पर सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं, उच्च स्लिप पर गैर सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं। तो तुल्यकाली मोटरें जो होती हैं वो दोस्तों सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती हैं। देखिए तुल्यकाली मोटरें जो होती हैं वो होती हैं दोस्तों सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती हैं, दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 28 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तुल्यकाली मोटरें गैर सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं। इस मोटर को तुल्यकालिक घूर्णन गति पर घुमाने के लिए प्रारंभ में यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अथवा इसको डैम्पर वाइंडिंग की सहायता से स्टार्ट किया जाता है, जो रोटर के पोल केस पर लगी होती हैं तथा इंडक्शन मोटर की भांति स्टार्ट होती हैं। अगला देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है 28 के बाद हम लोग 29 नंबर देखेंगे, और 29 नंबर में कहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए डीसी सप्लाई आवश्यक है। निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए डीसी सप्लाई आवश्यक है। प्रकाश व्यवस्था के लिए, मशीन शॉप मोटर के लिए, खिंचाव को बोलते हैं दोस्तों ट्रांजैक्शन, देखिए ट्रांसन बोलेंगे, का कार्य में प्रयुक्त मोटर, फिर कह रहा है वैद्युत घरेलू उपकरण। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए डीसी सप्लाई आवश्यक है। तो खिंचाव कार्य में प्रयुक्त मोटर अनुप्रयोगों के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। देख लीजिएगा निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए डीसी सप्लाई आवश्यक है। तो देख लीजिएगा ये खिंचाव कार्य में प्रयुक्त मोटर के लिए दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 29 का हम लोग देखेंगे तो विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, आगे कहा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा, आगे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है 29 के बाद हम लोग 30 नंबर में कहा गया कि एक 8 ध्रुव वाले तरंग कुंडलन में जुड़े डीसी मशीन के आर्मेचर के कितने समानांतर पथ होंगे। कहा यह गया है कि एक 8 ध्रुव वाले तरंग कुंडलन में जुड़े डीसी मशीन के आर्मेचर में कितने समानांतर पथ होंगे। तो दोस्तों ये आप जानते हैं, देखिए वेब वाइंडिंग जो होती है दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पे 8 ध्रुव बताए गए हैं। तो 8 ध्रुव जब बताए गए हैं दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये P का मान कितना हो जाएगा, यहां से देखेंगे P का मान हमारा 8 हो जाएगा। इसको आप वेब वाइंडिंग में 2 समांतर पथ होते हैं। अब देखिए वेब वाइंडिंग में यहाँ बताया ना एक 8 ध्रुव वाले तरंग कुंडल में जुड़े डीसी मशीन के आर्मेचर में कितने समांतर पथ होंगे। तो यहाँ पे आप जानते हैं
कि वेब वाइंडिंग में देखिए, वेब वाइंडिंग में कितने होते हैं, वेब वाइंडिंग में 2 समांतर पथ होते हैं और लैप के लिए दोस्तों A बराबर P माना जाता है, यानी कि A बराबर भी 2 हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के वेब वाइंडिंग में हम जानते हैं कितने होते हैं, देख लीजिएगा 2। तो यहाँ पे आप लगाएंगे, अगर इसको हटा दीजिए सब कुछ, हम जानते हैं, लिख दीजिएगा वेब वाइंडिंग में 2 समांतर पथ होते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा वेब वाइंडिंग, वेब वाइंडिंग में 2 समांतर पथ होते हैं, 2 समांतर पथ होते हैं। क्या होता है दोस्तों, वेब वाइंडिंग में 2 समांतर पथ होते हैं। ये कहां पे दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा, ये हमारे इसी का फैक्ट हो जाएगा, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 30 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 30 के बाद दोस्तों 31 नंबर देख लीजिएगा, और 31 नंबर क्वेश्चन पे हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि शेडेड पोल प्रकार की एकल फेज मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट के द्वारा स्थापित होता है, कैपेसिटर के द्वारा, रेगुलेटर के द्वारा, शेडिंग रिंग के द्वारा या वाइंडिंग के द्वारा। देखिए, शेडेड पोल प्रकार की एकल फेज मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट के द्वारा स्थापित होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शेडेड पोल प्रकार की एक एकल फेज मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र, शेडेड क्षेत्र, देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा शेडिंग रिंग के द्वारा स्थापित होता है। शेडिंग रिंग दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे दिया गया है हमारा, विकल्प नंबर हमारा सी। तो यहाँ पे 31 का आप देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि ल्यूमेन क्या है, देख लीजिएगा ल्यूमेन क्या है, घन कोण का मात्रक है, प्रदीप्ति का मात्रक है, किसी अर्धचालकीय उपकरण का नाम है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने विद्युत की खोज की थी। अब दोस्तों ल्यूमेन क्या है इसे बताया, ल्यूमेन प्रदीप्ति का मात्रक है होता है, ये आप जान लीजिएगा। ल्यूमेन में दृश्य प्रकाश के उत्सर्जन को मापा जाता है, या ल्यूमिनस फ्लक्स को मापता है। एक कैंडेला शक्ति वाले ल्यूमिनस वस्तु में प्रति यूनिट सॉलिड कोण पर जो ल्यूमिनस फ्लक्स उत्पन्न होता है उसे ल्यूमेन कहा जाता है। तो यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिदीप्त का मात्रक है। देखिए ल्यूमेन जो होता है वो प्रदीप्त का मात्रक है। ये हो जाएगा हमारा 32 का हमारा विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 33 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 33 नंबर में कहा है कि एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है। घरों में आप जानते होंगे एमसीबी क्या होता है दोस्तों, ये वोल्टेज को ब्रेक करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। तो एमसीबी का पूर्ण रूप जो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, देख लीजिएगा यहाँ पे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 33 का विकल्प नंबर हमारा सी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर 5 एम्पियर से 60 एम्पियर 230 वोल्ट क्षमता में बनाए जाते हैं। डीसी टीपी तथा 4 पोल प्रकार के एमसीबी में क्रमशः 2, 3, 4 एसपीएमसीबी में स्विचिंग लीवर्स को एक साथ प्रचलित करने की व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये 5 एमसीबी जो ये होते हैं, एमसीबी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होते हैं 5 एम्पियर के भी होते हैं, 60 एम्पियर के भी होते हैं और 230 वोल्ट क्षमता के भी बनाए जाते हैं। तो ये सारी की दोस्तों यानी कि सर्किट ब्रेकर होते हैं। और यहाँ पे देख लीजिएगा अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, और अगला हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है 34 नंबर। देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 34 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि एक घरेलू विद्युत सर्किट में सप्लायर फ्यूज जो कि सील होता है दिया जाता है ऊर्जा मीटर के बाद, ऊर्जा मीटर के पहले, पावर स्विच के बाद, मुख्य स्विच के बाद। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये जो दिया जाता है ऊर्जा मीटर के बाद दिया जाता है। एक घरेलू विद्युत सर्किट में सप्लायर फ्यूज जो होता है दोस्तों वो ऊर्जा मीटर के बाद लगता है, और ऐसा करने में दोस्तों परिपथ में दोष होने पर ऊर्जा मीटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः मीटर सुरक्षित रहता है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा हमारा कौन सा राइट हो गया दोस्तों, 34 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 35 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि वाहनों के डैशबोर्ड तथा वैद्युत मशीनों के नियंत्रक पट्ट में समानता यह है कि दोनों को प्लास्टिक सीट पर बनाया जाता है, दोनों में मापक एवं सूचक यंत्र युक्तियां स्थापित की जाती हैं, दोनों में
ICTP स्विच प्रयोग किए जाते हैं। दोनों में उच्च वोल्टता उपस्थित रहती है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा 35 का बी ऑप्शन देख लीजिएगा। वाहनों के डैशबोर्ड तथा वैद्युत मशीनों के नियंत्रक पट में समानता यह है कि दोनों में मापक एवं सूचक यंत्र युक्तियां स्थापित की जाती हैं। ये जो दिया गया है देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे, तो 35 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वाहनों के डैशबोर्ड तथा वैद्युतिक मशीनों के नियंत्रण पट में समानता यह है कि दोनों में उच्च वोल्टता उपस्थित रहती है। डैशबोर्ड में उच्च वोल्टता प्रेरित रहती है, जिसमें मोटर गाड़ियों को स्वचालित बनाया जाता है। वैद्युतिक मशीनों के नियंत्रण पट्ट में विभिन्न उपकरण के साथ उच्च वोल्टता भी प्रेरित रहती है, जिसमें मशीनों को उचित सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। तो ये दोस्तों विकल्प नंबर जो बी दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा थर्मोकपल, देख लीजिएगा ताप युग्मक बोलेंगे। देखिए थर्मोकपल जो लिखा है इसको अगर आप बोलेंगे दूसरी भाषा में तो ताप युग्मक बोलेंगे। थर्मोकपल डॉट डॉट द्वारा बनाया जा सकता है, या आप कह देंगे ताप युग्मक डॉट डॉट द्वारा बनाया जा सकता है। तो ये दोस्तों थर्मोकपल दो अदृश्य धातुओं द्वारा बनाया जा सकता है, या आप कह सकते हैं ताप युग्मक जो है दो अदृश्य धातुओं द्वारा बनाया जा सकता है। यदि दो भिन्न भिन्न धातु की छड़ को गर्म तथा ठंडे सिरों के बीच तापांतर पैदा कर लिए जाएं तो उन क्षणों के मध्य एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह प्रभाव थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाता है। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन। तो 36 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 37 नंबर, और 37 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि हेड तथा निम्न अस्त्राओं के लिए डॉट डॉट वाटर टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। पेल्टन व्हील का, कपलाइन टरबाइन का, फ्रांसिस टरबाइन का, नोदित्र टरबाइन का। देखिए आर्ड हेड था निम्न अस्त्राओं के लिए डॉट डॉट वाटर टरबाइन का उपयोग होता है। व्हील, कपलाइन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, नोदित्र टरबाइन। तो यहां पे अगर आप दोस्तों देखेंगे 37 नंबर में तो हम आप देख लीजिएगा हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज के लिए पेल्टन व्हील वाटर टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। फिर से समझिएगा यहाँ पे हमने क्या बताया, हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज के लिए पेल्टन व्हील टरबाइन का प्रयोग किया है। हार्ड हेड ये लिखा है ना, देखिए यहाँ पे बताया ना हार्ड हेड तथा निम्न अस्त्राओं के लिए हम लोग किस वाटर टरबाइन का प्रयोग करते हैं, तो पेल्टन व्हील टरबाइन का प्रयोग करते हैं। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 37 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे कहा है कि 3 फेज 4 वायर और 3 वायर डीसी सिस्टम के मामले में ओवरहेड सिस्टम में विद्युत पारेषण के लिए जरूरी कॉपर की मात्रा को डॉट डॉट अनुपात में दिखाया जाता है। तो देख लीजिएगा किसमें दिखाया जाता है, ये दिखाया जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4 वायर और 3 वायर डीसी सिस्टम के मामले में ओवरहेड सिस्टम में विद्युत पारेषण के लिए जरूरी कॉपर की मात्रा को डॉट डॉट अनुपात आता है। तो ये किस में दिखाया जाएगा दोस्तों देख लीजिए, दिखाया जाएगा, ये दिखाया जाएगा 1.867 अपान का cos स्क्वायर 5 में दिखाया जाता है। ये दिया गया है बी ऑप्शन। बी के राइट हो जाएगा cos 5, आप हाँ cos 5 विकल्प नंबर हमारा 38 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 38 नंबर का बी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और ये दोस्तों हमारा देखने हैं ये सारे इसके बहुत सारे हैं। यहाँ पे देख लीजिए कहा गया है कि किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर, शक्ति गुणांक पर। यहाँ पे अगर देखेंगे 39 नंबर, तो 39 नंबर दोस्तों हम आपको बता दें धारा पर निर्भर करता है, या फीडर वितरक तंत्र का वह भाग है जिसके द्वारा विद्युत शक्ति पावर हाउस तथा सब स्टेशनों से वितरकों में पहुंचाई जाती है, फीडर कहलाता है। तो ये जो हो जाएगा
देख लीजिएगा धारा, प्रदाय का आमाप निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो ये दोस्तों धारा यानी कि करंट पर निर्भर करता है। 39 का विकल्प नंबर हमारा, एसी रिले के चैटरिंग दोष को हम लोग शेडिंग कुंडली के द्वारा प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 40 का हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे डी के साथ, देख लीजिएगा 40 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 41 नंबर को यहाँ पे कहा है, यदि सिलिकॉन डायोड युक्त बायस्ड धनात्मक समानांतर डायोड क्लिक पर परिपथ में बायस वोल्टेज ईबी का मान 0 हो तब वी आउट का मान होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो मान हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, ये बन जाएगा हमारा, देख लीजिएगा ये बन जाएगा प्लस का, ये देख लीजिएगा पहले ईबी बताया तो ईबी कर देंगे और प्लस का यहाँ पे 0.7 वोल्ट आप ऐड कर देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे वोल्ट। ये दिया है दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे। तो 41 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा। डायोड युक्त बायस्ड धनात्मक समानांतर डायोड क्लिक पर परिपथ में 22 वोल्टेज यानी कि ईबी का मान 0 हो तो वी आउट का मान होगा। तो दोस्तों कहां होगा, देख लीजिएगा ईबी प्लस 0.7 वोल्ट होगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा 42 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है, 42 नंबर क्वेश्चन पे हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है, पूछा कह रहा कौन सा मॉड्यूलेशन टीवी प्रसारण में वीडियो संकेत के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी कि 42 का विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि विद्युत आवेश की इकाई है। तो दोस्तों सभी बच्चों को पता है कि विद्युत आवेश की जो इकाई होती है वो कूलाम होता है। क्या होता है दोस्तों, कूलाम। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे कूलाम लिखेंगे, ठीक है। विद्युत आवेश की इकाई जो होती है कूलाम दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 43 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे जानेंगे, देखिए विद्युत धारा का है तो विद्युत धारा का आप जानते हैं क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। और वोल्ट दोस्तों किसका होता है, विभवांतर का मात्रक हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है। और ईएमएफ कब दोस्तों, ईएमएफ या वोल्टेज की इकाई दोस्तों हमारी वोल्ट होती है, ठीक है ना। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि आकाश में किनके बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है। कह रहा आकाश में किनके बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है। तो दोस्तों ये जो होती है दो विपरीत आवेशित बादलों के कारण, या एक उदासीन एक आवेशित बादल के कारण, दो समरूप आवेशित बादलों के कारण, उपर्युक्त सभी के कारण। आकाश में किनके बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों दो विपरीत आवेशित बादलों के कारण। यहाँ पे 44 का अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 44 के बाद हम लोग देखेंगे, देख लीजिएगा 45 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी, देखिए पीसीबी का है पूरा नाम लिखा है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कैसे बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोइचिंग से या इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, इलेक्ट्रोफ्यूजन से या विद्युत लेपन से। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो बनाए जाते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो बनते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बनाए जाते हैं। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 45 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी कैसे बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बनाए जाते हैं। 45 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लेते हैं 45 के बाद हम लोग देखते हैं 46 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिएगा इस पे कहा गया है कि ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम हो सकता है। ड्राई सोल्डर कह रहा है एक इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम हो सकता है। कुछ मतलब इसका परिणाम क्या हो सकता है, देखिए खुला परिपथ हो सकता है, लघु सर्किट, कोई प्रभाव नहीं, ड्राई सोल्डर नामक कोई पद नहीं होता है। तो यही हो जाएगा दोस्तों, ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम हो सकता है दोस्तों डी ऑप्शन, ड्राई सोल्डर नामक कोई पद नहीं। देख लीजिएगा डी ऑप्शन। तो यहाँ पे 46 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 47 नंबर, और 47 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि धारा का वहन करने वाला एक लंबा सीधा कंडक्टर एक रिंग के अक्ष के साथ पड़ता है। रिंग पर एक बल
डालेगा यदि रिंग, क्या होगा देख लीजिएगा, कह रहा धारा का वहन करने वाला एक लंबा सीधा कंडक्टर एक रिंग के अक्ष के साथ पड़ता है, रिंग पर एक बल डालेगा यदि रिंग धारा का वहन करता है, का आवेश समान रूप से बंटित नहीं है, का आवेश एक समान बंटित है, धारा को रोकता है। तो 47 का देखेंगे तो विकल्प ए यहाँ पे हो जाएगा, धारा का वहन करता है। धारा का वहन करने वाला एक लंबा सीधा कंडक्टर एक रिंग के अक्ष के साथ पड़ता है, जो रिंग पर एक बल डालेगा यदि रिंग धारा का वहन करता है। तो विकल्प नंबर हमारा के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे 47 का ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि धारा का प्रवाह करने वाला एक लंबा सीधा चालक एक रिंग अक्ष के साथ पड़ता है, चालक रिंग पर एक बल डालेगा यदि रिंग धारा का वहन करता है, जब तक तार में धारा प्रवाहित होगी तो कोई बल एक दूसरे पर आरोपित नहीं होगा। चुंबकीय बल हेतु दोनों तारों में धारा प्रवाह होना जरूरी होता है, चाहे वो एक समान दिशा में हो या फिर विपरीत दिशा में हो। तो यहाँ पे धारा का वहन करता है, विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा देख लीजिएगा 48 नंबर, और इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि यदि दो समान प्रतिरोधक एक बैटरी के जरिए श्रेणीबद्ध रूप में संयोजित किए जाते हैं, यदि दो समान प्रतिरोधक एक बैटरी के जरिए श्रेणीबद्ध रूप में संयोजित किए जाते हैं तो उनके द्वारा उत्पन्न शक्ति 20 वाट है। यदि इन प्रतिरोधकों को इसी बैटरी के जरिए समांतर रूप में संयोजित किया जाए तो उत्पन्न शक्ति होगी। तो दोस्तों क्या उत्पन्न शक्ति होगी, तो यहाँ उत्पन्न शक्ति देख लीजिएगा, यहाँ पे आप फार्मूला जानते हैं। देखिए 48 का अगर हम यहाँ पे हल करें देख लीजिएगा, हो जाएगा P1 अपान का P2 अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा R2 अपान का R1। ये एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। बस इसी में इन सारे फार्मूलों को पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा P1, यहाँ पे देख लीजिएगा पहली शक्ति कितनी दी गई है 20, तो यहाँ पे हम रख दिया 20, और P2 देख लीजिएगा P2 की जगह पे आप क्या रख देंगे, यहाँ पे P2 ही रख देंगे, और फिर उसके बाद बराबर R2। तो R2 का मान हमारा यहाँ पे देख लीजिए कितना दिया गया है, R2 का मान अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा R/2। इसने कहा ना कि उनके द्वारा शक्ति 20 वाट है, और फिर आगे कहा कि बैटरी के जरिए समांतर में संयोजित किया तो उत्पन्न शक्ति होगी। तो देख लीजिएगा यहाँ पे R2 हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा R/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा ये जो R1 हो जाएगा, R1 हो जाएगा 2R1 हो जाएगा। बस अब दोस्तों इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हल कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर के देख लीजिएगा ये R और ये R हमारा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा देखिए P2 का वैल्यू जो निकल करके आ जाएगा, देख लीजिएगा P2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 20 चौको 80 आ जाएगा, 80 वाट हमारा आ जाएगा। बस यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 48 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा कहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, कौन सही है पूछा गया। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक, प्रतिरोध की आयु लगभग 1 वर्ष है। फिर आगे कहा है प्रतिरोध का सर्वदा अक्षीय अग्रता रहता है। फिर कह रहा एक, प्रतिरोधकता का भौतिकी आकार एवं उसके या इसके प्रतिरोधी मान के बीच कोई सहसंबंध नहीं होता है, या उपर्युक्त सभी। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है कहा गया है। तो सही कथन हमारा यहाँ पे हो जाएगा 49 का विकल्प नंबर बी, प्रतिरोध का सर्वदा अक्षीय अग्रता रहता है। देख लीजिएगा विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने जाना कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो प्रतिरोध का सर्वदा अक्षीय अग्रता रहता है दोस्तों, ये विकल्प नंबर बी पे जो दिया गया है, प्रतिरोध का सर्वदा अक्षीय अग्रता रहता है तथा प्रतिरोध की कोई आयु नहीं होती है तथा प्रतिरोध एक भौतिक आकार एवं उसके प्रतिरोधी मान के बीच कोई संबंध नहीं होता है या होता है। ये हो जाएगा 49 का। अगर आप देखेंगे तो 49 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 50 नंबर, और 50 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि प्रतिरोध बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग होता है। प्रतिरोधक बनाने के लिए कहा गया, प्रतिरोधक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग होता है। एल्युमिनियम का, जस्ता का, इस्पात का, नाइक्रोम का।
तो 50 का यहाँ पे देखेंगे डी ऑप्शन नाइक्रोम का। तो दोस्तों देख लीजिएगा, प्रतिरोध बनाने हेतु नाइक्रोम धातु का उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम का प्रतिरोध उच्च होता है। मैग्नीन तथा यूरेका भी प्रतिरोध बनाने का प्रयोग होता है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे प्रतिरोध बनाने के लिए और किसका किसका प्रयोग करते हैं, मैग्नीन तथा यूरेका का भी प्रतिरोध बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो 50 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, 51 नंबर कहा गया है कि एल्युमिनियम को आकर्षक बनाने हेतु डॉट डॉट प्लेटिंग किया जाता है। एल्युमिनियम को आकर्षक बनाने के लिए निकिल की प्लेटिंग किया जाता है। दोस्तों किसकी, निकिल की। देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे दिया गया है, तो 51 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। एल्युमिनियम की को आकर्षक बनाने के लिए निकिल की प्लेटिंग किया जाता है। विकल्प नंबर हमारा 51 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 51 के बाद हम लोग देखेंगे 52 नंबर, और 52 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि अम्ल ताम्र इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बाथ कंपोजिशन होना चाहिए। अम्ल ताम्र इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बाथ कंपोजिशन होना चाहिए। कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4, कॉपर नाइट्रेट H2SO4, कॉपर ऑक्साइड H2SO4, कॉपर फास्फेट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाथ कंपोजिशन के लिए कॉपर सल्फेट प्लस का H2SO4 दिया गया है, ए ऑप्शन। तो यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। 52 का हमारा देखेंगे तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं 52 के बाद 53 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि यदि एक इलेक्ट्रोड से मुक्त कराए गए आयरन के द्रव्यमान M1 और M2 हैं और उनके विद्युत रासायनिक समतुल्य भार Z1 और Z2 हैं, तो करा क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा होगा तो ये दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, तो यहां से अगर आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा M1 अपान का M2, देख लीजिएगा ये जो हमारा दिया गया, देख लीजिएगा यहां से बनेगा M1 अपान का M2 बराबर Z1 अपान का Z2, फिर बराबर E1 अपान का E2, E1 अपान का E2, ये दिया गया है। 53 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देख लीजिएगा ये बन जाएगा, ये हमारा ऐसे होता है तो ये हमारा कौन सा बनेगा, देख लीजिएगा ये एक दूसरे के समतुल्य भार होते हैं। देखिए यहाँ पे M1 अपान का हम M2 देखेंगे और M1 अपान का M2 यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है M1 अपान M2, फिर यहाँ पे कहा गया Z1 अपान Z2, और फिर यहीं पे हमारा ये हो जाएगा, देख लीजिएगा ये विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। देख लीजिएगा बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 53 का बी को आप टिक कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइए। देखिए यही है इस रूप में, और आगे E1 अपान E2 ये हमारा ऊर्जा भी ऐसे दी होती है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 54 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि गैल्वेनीकरण का लेपन होता है सीसा का, क्रोमियम का, पीतल का या फिर दोस्तों जिंक का। गैल्वेनीकरण डॉट डॉट का लेपन होता है, गैल्वेनीकरण डॉट डॉट का लेपन होता है। तो यहाँ पे अगर लेपन देखेंगे तो हमारा किसका लेपन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। यानी कि गैल्वेनीकरण डॉट डॉट का लेपन होता है डी, यानी जिंक। लोहे तथा इस्पात पर जंग रोधी फिनिश के लिए जिंक की कलाई किया जाता है। अधिक सुरक्षा के लिए वस्तुओं पर क्रोमियम के प्लेटिनम अथवा कलाईकृत की जाती है। इसका प्रयोग टैंक, चादरें, घरेलू बर्तनों तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में भी किया जाता है। तो 54 का हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो यानी कि गैल्वेनीकरण का लेपन जिंक, गैल्वेनीकरण जिंक का लेपन होता है, किसका, जिंक का लेपन हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 55 से हम लेकर के 57 नंबर तक के क्वेश्चनों को देखेंगे। 55 नंबर में दिया गया, कहा गया कि धारा ले जाने वाले दो समानांतर तारों के बीच बल का उपयोग किसको परिभाषित करने के लिए किया है, एम्पियर का, फ्लेमिंग का, वोल्ट का। यहाँ पे धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच बल का उपयोग हम लोग किसको परिभाषित करने के लिए करते हैं, एम्पियर को परिभाषित करने के लिए करते हैं। तो 55 का जो ए हो जाएगा, धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच बल का प्रयोग एम्पियर को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 55 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 56 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज का नियम, जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज का नियम बनाता है या बताता है कि स्वप्रेरित वोल्टता क्या होती है। तो जब
एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज का नियम बताता है कि स्वप्रेरित वोल्टता जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करेगा। ये देख लीजिएगा दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे, बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे 56 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 57 नंबर क्वेश्चन, और 57 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया कि धारावाही कुंडली में ऊर्जा निम्नलिखित रूप में संग्रहित होता है, विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, दाब में, पराविद्युत शक्ति में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 57 का जो दिया गया है बी ऑप्शन, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली में ऊर्जा निम्नलिखित रूप में संग्रहित होती है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित होती है। तो 57 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 58 से लेकर के 60 नंबर तक के क्वेश्चनों को देखेंगे, और इस पे कहा गया है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होगा, इसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, इसका वेग अति उच्च हो जाता है, वेग और ऊर्जा बढ़ जाते हैं, वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे 58 नंबर में, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तब वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं, चुंबक के अणुओं में विद्यमान चुंबकत्व के लिए उसके परमाणुओं में विद्यमान इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। तो ये हो जाएगा देख लीजिएगा डी ऑप्शन, यानी कि वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। तो 58 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 59 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि 40 वाट और 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्बों को 220 वोल्ट के मिन्स के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो ऊर्जा की खपत होगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा ऊर्जा की खपत पूछी गई है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 40 वाट का बल्ब तेज चमकेगा क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होगा, तथा इसमें 40 वाट के बल्ब में ऊर्जा की खपत ज्यादा होगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो किसकी खपत, ये देखिए किसमें करा, किसकी ऊर्जा की खपत कौन ज्यादा करेगा भाई, देखिए 40 वाट कहीं ना कहीं ज्यादा ऊर्जा खाएगा ना 40 वाट वाला, और इसमें चमक भी ज्यादा होगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 40 वाट देख लीजिए, 40 वाट के बल्ब के लिए सबसे अधिक होगा, देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन। तो विकल्प नंबर हमारा 59 का यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 59 के बाद हम लोग 60 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा है कि एक तापक कुंडली में 100 वाट और 200 वोल्ट अंकित है, कुंडली को 2 समान भागों में काट दिया जाता है और दोनों टुकड़ों को उसी स्रोत में समानांतर में जोड़ दिया जाता है। अब उसमें से प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा होगी, देख लीजिएगा इसमें ऊर्जा कितनी निकलेगी ये बात हमको बतानी है। तो यहां से अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा 60 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि एक तापक कुंडली में 100 वाट और 220 वोल्ट अंकित है, कुंडली को 2 समान भागों में काट दिया जाता है और दोनों टुकड़ों को उसी स्रोत में समानांतर में जोड़ दिया जाता है। अब उसमें से प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लेते हैं, ऊर्जा हमको निकालना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो दिया गया है, ये दिया गया पावर यानी कि P दिया गया है, ये 200 जो वोल्ट दिया गया है, ये विभवांतर हमारा V दिया गया है। तो यहां से हम निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे देख लीजिएगा 60 नंबर क्वेश्चन पे हम निकालेंगे R निकालेंगे। R बराबर हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, R बराबर होता है V स्क्वायर अपान का P होता है। तो V स्क्वायर देख लीजिएगा, V की जगह पे हम क्या रख देंगे, ये आ जाएगा 200 का स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा 4 बना करके 4 जीरो हो जाएगा, अपान P का मान दोस्तों देख लीजिएगा 100 दिया गया, 100 हमने रख दिया, ये 00 से 00 कट गए। अब यहाँ पे कुल मिलाकर के जो आ जाएगा, ये हमारा जो R आ गया, देख लीजिएगा क्या आया है, ये R आ गया, R आ गया हमारा 400 ओम। देख लीजिएगा क्योंकि हम जानते हैं प्रतिरोध को हम लोग ओम से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे R आ गया हमारा 400 ओम आ गया। अब दोस्तों अगर देख लीजिएगा आगे जो इसने कहा है, एक बात ये कही है कि कुंडली को 2 समान भागों में काट दिया जाता है। तो मान लेते हैं अगर जो हमारी कुंडली दी गई है उसको 2 समान भागों में काटेंगे हम। तो देख लीजिएगा जब यहाँ पे हम 2 समान भागों में काटेंगे तो यहां से हमारा देख लीजिएगा इस टाइप से क्या बन जाएगा, देख लीजिएगा ये हमारा इस टाइप से ये एक बन जाएगा, ये आकार हमारा हमने डायग्राम बना दिया, देख लीजिएगा ये। तो यहां से अगर थोड़ा सा देख लिया जाए तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 2 समान भागों से काट दिया जाए, तो यहां से थोड़ा सा नीचे आइएगा, ये हमारा ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, इतना हो गया। फिर यहां से दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये इतना हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा। फिर दोस्तों देखेंगे तो ये आ गया दोस्तों, देख लीजिएगा 200 ओम हमारा ये हो गया
और फिर यहाँ पे आ गया 200 ओम, ये हो गया। ठीक है, 200 ओम ये हो गया। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा 200 ओम 200 ओम, और ये कितना हो जाएगा हमारा 200 वोल्ट हो जाएगा। ये हमारा प्लस और ये माइनस हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा जब इसको समांतर क्रम में काटेंगे तो यहां से अगर हम देख लीजिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं कुंडली को काटकर समांतर में जोड़ने पर, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा कुंडली को काटकर समांतर जोड़ने पर। तो जब दोस्तों इसको समांतर में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 1/r बराबर 1/200 फिर 1/200। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा 200 हमारा एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा देख लीजिएगा यहाँ पे कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा देख लीजिएगा 1/200 1/200, 200 हमारा एलसीएम हो गया, 200 को भाग यहाँ पे कर देंगे तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर देख लीजिएगा 1 प्लस 1 इतना हो जाएगा। तो फाइनली जो देख लीजिएगा यहां से जो वैल्यू निकल करके आ जाएगी ये 1/r बराबर, तो ये आ जाएगा r बराबर आ जाएगा 200/2, 2 से 2 को कट कर दिया तो r बराबर आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। r बराबर क्या आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। r बराबर कितना आ गया 100 ओम आ गया। क्या आ गया भाई दोस्तों 100 ओम आ गया। ठीक है, ये 100 ओम आ गया हमारा। चलिए इतनी सी बात हो गई। अब यहां से तो हमने R निकाल लिया, अब हमको निकालना है धारा। अब देख लीजिएगा इसी क्वेश्चन को यहां से अब थोड़ा सा अब आगे और आप देख लीजिएगा हम क्या कर रहे हैं। अब यहां से अगर हम निकालें धारा, देख लीजिएगा यहां से हम निकालने जा रहे हैं I बराबर हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, I बराबर होता है V अपान का R होता है। देख लीजिएगा V अपान R, तो V का वैल्यू हम जानते हैं दोस्तों कितना हमारा आ चुका है, V का वैल्यू दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 200 वोल्ट V दिया गया है, तो यहाँ पे हमने रख दिया 200, और R का मान दोस्तों देख लीजिएगा हमने निकाल लिया 100, तो यहाँ पे हमने 100 रख दिया। देखिए ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पे आ गया 2 एम्पियर आ गया। कितना आ गया भाई 2 एम्पियर आ गया। अब कुंडली से निकलने वाली ऊर्जा हम लिख दें, यहां से लिख दें कुंडली से निकलने वाली ऊर्जा। देखिए कुंडली से निकलने वाली ऊर्जा जब आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा E बराबर, देख लीजिएगा यहाँ पे E बराबर आ जाएगा I²RT। देखिए I²RT ये हो जाएगा, I²RT हो गया। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे देख लीजिएगा सारी वैल्यू पुट करेंगे I, तो I का मान निकाल चुके हैं दोस्तों आप क्या 2, तो 2 का स्क्वायर रख देंगे इंटू R का मान आप निकाल चुके हैं 100, तो देखिए हमने यहाँ पे 100 रख दिया, इंटू T का मान दोस्तों क्या हो जाएगा प्रति सेकंड कहा है ना, देख लीजिएगा उसमें से प्रति सेकंड निकालने वाली ऊर्जा, देखिए 1 सेकंड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 400 आ गया। 400 आगे लिख दीजिएगा वाट सेकंड, लिख दीजिएगा वाट सेकंड। अच्छा ये हो गया। अब अगर देखा जाए तो प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा हम लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा, प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा। अब देखिए प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा अगर हम निकालें तो यहां से कितना हो जाएगा हमारा E/T हो जाएगा। क्या हो जाएगा E/T, तो E का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, E का मान हमारा हो जाएगा यहाँ पे 400, T का मान हमारा हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा 1, कितना आ जाएगा हमारा 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400, तो ये जो 400 हमारा आया है दोस्तों देख लीजिएगा 400 वाट या जूल प्रति सेकंड, देखिए जूल प्रति सेकंड ये हमारा हो जाएगा, चाहे आप इसको 400 वाट रख दीजिएगा। तो ये दिया गया हमारा बी ऑप्शन पे। तो कुल मिलाकर के यहां से अगर आप देखेंगे तो हमारा 60 का देख लीजिएगा 60 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 60 के बाद हम लोग देखेंगे 61 नंबर, और इस पे देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि सामान्य प्रतिबाधा की अपेक्षा परिपथ में दोष प्रतिबाधा ... होती है। किसमें देखिए सामान्य प्रतिबाधा की अपेक्षा परिपथ में दोष प्रतिबाधा अति उच्च होती है, समान होती है, निम्न होती है, निम्न या उच्च हो सकती है। सामान्य प्रतिबाधा की अपेक्षा परिपथ में दोष प्रतिबाधा जो होती है वो निम्न या उच्च हो सकती है। ये दिया गया है विकल्प नंबर हमारा डी पे।
तो 61 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 61 के बाद हम लोग 62 नंबर देखेंगे और 62 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि निम्न में से गलत कथन को खोजिए। निम्न में से गलत कथन को खोजिए। किसी शक्ति तंत्र का स्तर अवस्था स्वायत्त किस प्रकार सुधारा जा सकता है? सीरीज रिएक्टर जोड़कर, फिर कह रहा त्वरित उत्तेजन तंत्र का प्रयोग करके, सीरीज कैपेसिटर जोड़कर, या उपर्युक्त सभी। तो किसी शक्ति तंत्र या स्थिर अवस्था स्थायित्व सीरीज कैपेसिटर जोड़कर सुधारा जा सकता है। स्थायित्व देख लीजिएगा, स्थायित्व मतलब उसको जोड़ करके देखिए कहा गया ना, स्थायित्व सीरीज कैपेसिटर जोड़कर सुधारा जा सकता है। रिएक्टर सीरीज में लगाकर दोष धारा को सीमित करता है तथा समानांतर में लगाकर फेरांटी प्रभाव कम करता है। 62 का देखेंगे तो सी सीरीज कैपेसिटर जोड़कर दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 62 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 63 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा और यहाँ पे कहा गया है कि सीरीज रिएक्टरों में सामान्यतया होता है उच्च प्रेरकता होगा, न्यून प्रतिरोध होगा, न्यून प्रतिबाधा होगा, उच्च प्रतिबाधा होगा। सीरीज रिएक्टरों में सामान्यतया होता है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? 63 का विकल्प नंबर डी उच्च प्रतिबाधा हो जाएगा। देख लीजिएगा, सीरीज रिएक्टरों में सामान्यतया होता है उच्च प्रतिबाधा होगा, तो ये हो जाएगा 63 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 63 के बाद हम लोग देखेंगे 64 नंबर और 64 नंबर क्वेश्चन पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि एक शुद्ध प्रेरणिक एसी परिपथ में विद्युत धारा डॉट डॉट होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक शुद्ध प्रेरणिक एसी परिपथ में जो विद्युत धारा होती है वो हमारा क्या होगा? वो वोल्टेज से 90 डिग्री कम रहती है। क्या होगी? वो शुद्ध संधारित्र एसी परिपथ में धारा वोल्टेज 90 डिग्री से कम होती है। क्या होगी? 90 डिग्री से कम होगी, यानी विकल्प नंबर दोस्तों देखा जाए तो बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 64 का विकल्प नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि एक शुद्ध प्रेरणिक एसी परिपथ में विद्युत धारा वोल्टेज से 90 डिग्री कम रहती है। विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिए, कह रहा इन समरूप प्रकाश बल्बों को जिनमें से प्रत्येक को कतिपय वोल्टेज सप्लाई से पी शक्ति लेने के लिए डिजाइन किया गया है, उसी सप्लाई के साथ सीरीज में जोड़ दिया जाता है, वे कुल शक्ति लेंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहां पे इसके कहने का मतलब 65 नंबर में इसके कहने का मतलब यह है कि जब इन समरूप प्रकाश बल्बों को जिनमें से प्रत्येक को कतिपय वोल्टेज सप्लाई से पी शक्ति लेने के लिए डिजाइन किया गया है, उसी सप्लाई के साथ सीरीज में जोड़ दिया जाता है, तो वे कुल शक्ति लेंगे। कुल शक्ति कितना लेंगे? एन पी शक्ति लेंगे। एन इंटू पी देख लीजिएगा दिया गया है ना। इन समरूप बल्बों को जिनमें से प्रत्येक को कतिपय वोल्टेज सप्लाई पी से शक्ति लेने के लिए डिजाइन किया गया है, उसी सप्लाई के साथ सीरीज में जोड़ दिया जाता है, तो कुल शक्ति खपत दोस्तों जो हो जाएगी वो एन पी हो जाएगी, यानी कि 65 का विकल्प नंबर यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 66 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि सामान्य एलईडी कितने वोल्टेज पर कार्य करता है? सामान्य एलईडी कितने वोल्टेज पर कार्य करता है? तो दोस्तों हम बता दें आपको कि सामान्य एलईडी जो होता है वो 3 वोल्ट पर कार्य करती है, या एक अर्धचालक युक्ति है जो पीएन संधि डायोड से बना होता है, या 3 वोल्ट से 10 वोल्ट तक कार्य करती है। देख लीजिएगा, सामान्य एलईडी कितने वोल्टेज पर कार्य करती है? 3 वोल्टेज पर कार्य करती है, यानी कि 66 का देखेंगे तो विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इसके कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो एलईडी बल्ब होता है वो सामान्यतः कितने वोल्टेज पर काम करेगी। काम करने का मतलब दोस्तों क्या होगा? यानी कि वो जलेगी। आप ये समझ लीजिएगा। तो हम आपको दोस्तों बता दें कि जब यानी कि वोल्टेज 3 वोल्ट भी अगर होगा तो एलईडी काम करेगी, यानी एलईडी जलेगी। तो विकल्प नंबर हमारा 66 का ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 66 के बाद हम लोग 67 नंबर देखेंगे और 67 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाल्व है? तो कौन सा कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक वाल्व है। तो यहां पे अगर देखेंगे तो डायोड जो होता है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक वाल्व कहलाता है। तो यहां पे दोस्तों देख लीजिएगा, ये सी ऑप्शन पे दिया गया है, तो 67 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाल्व है? कैथोड, इलेक्ट्रोड, डायोड या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाल्व है? तो डायोड जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉनिक वाल्व नहीं है।
तो कह रहा इलेक्ट्रॉनिक वाल्व है, तो डायोड हमारा इलेक्ट्रॉनिक वाल्व है, बाकी और इलेक्ट्रॉनिक वाल्व नहीं कहलाएंगे, ये इसके कहने का मतलब है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहां पे देखा जाएगा तो डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक वाल्व है। तो डायोड एक स्विच की तरह प्रयोग किया जाता है। डायोड में धारा प्रवाह केवल एक दिशा में होती है, पीएन संधि नाम से प्रचलित है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 67 का सी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 68 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि एक जंक्शन डायोड में निम्नलिखित कारण से छिद्र होता है। एक जंक्शन डायोड में निम्नलिखित कारण से छिद्र होता है। तो दोस्तों ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से छिद्र होता है। किसकी वजह से दोस्तों? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की प्रवेश होने की वजह से, यानी कि एक जंक्शन डायोड में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होल्स यानी छिद्र होते हैं। तो 68 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 68 के बाद 69 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि पावर ट्रांसफार्मर की लौह क्रोड में पटलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित घटाना होता है। यानी कि पावर ट्रांसफार्मर की लौह क्रोड में पटलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित घटाना होता है। कापर हानियां, हिस्टेरिसिस हानियां, भंवरधारा हानियां, या हिस्टेरिसिस और भंवरधारा हानियां। तो 69 का हमारा विकल्प नंबर देखेंगे तो ये भंवरधारा हानियां जो दिया गया है सी ऑप्शन पे, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पावर ट्रांसफार्मर की लौह क्रोड में पटलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित घटाना होता है। तो ये भंवरधारा हानियों की वजह से होता है। किसके? मोटाई कम होने से भंवरधारा हानि कम हो जाएगी, जिससे हिस्टेरिसिस हानि मोटाई पर निर्भर नहीं करती है। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देखेंगे 70 नंबर, दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको पता चल गया कि 69 का हमारा कौन सा राइट हो गया, देख लीजिएगा 69 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 70 नंबर और 71 नंबर में देख लीजिएगा दिया गया है कि दो ट्रांसफार्मरों के समानांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या नहीं है। दो ट्रांसफार्मरों के समानांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या नहीं है। देखिए, समान फेज अनुक्रम, या समान आवृत्ति, समान वोल्टेज अनुपात, समान केवीए रेटिंग। तो 70 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो हो जाएगा डी, समान केवीए रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, डी ऑप्शन, समान केवीए रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। विकल्प नंबर हमारा 70 का यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों समान फेज अनुक्रम, समान वोल्टेज अनुपात, समान आवृत्ति, तो यहाँ पे समान केवीए रेटिंग जो होगा हमारा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 71 नंबर, और इसमें कहा गया है 71 में बताया गया कि बहुमापी में शुष्क सेल का प्रयोग सिर्फ डाट डाट के मापन हेतु किया जाता है। बहुमापी में शुष्क सेल का प्रयोग सिर्फ प्रतिरोध में मापन हेतु किया जाता है। किसमें? यहाँ पे आप क्या भरेंगे, प्रतिरोध। देख लीजिएगा प्रतिरोध शब्द हमारा कहां पे दिया गया है, ये दिया गया है प्रतिरोध मापन में दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 71 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है कि प्रेरण मोटर निम्नलिखित पर चलती है। प्रेरण मोटर निम्नलिखित पर चलती है तुल्यकाली स्पीड में, तुल्यकाली स्पीड से कम, तुल्यकाली स्पीड से अधिक, स्थिर स्पीड से। तो 72 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो हो जाएगा, प्रेरण मोटर निम्नलिखित पर चलती है। तो प्रेरण मोटर तुल्यकाली स्पीड से कम पर चलती है। दोस्तों तुल्यकाली स्पीड से कम पर चलती है, देख लीजिएगा ए ऑप्शन। तो 72 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 73 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया, कहा गया कि अमीटर में शंट प्रतिरोध सामान्यतः मीटर प्रतिरोध डाट डाट होता है, बराबर होता है, कम होता है, या ज्यादा होता है, या संबंधित नहीं। तो अमीटर में शंट प्रतिरोध सामान्यतः मीटर प्रतिरोध से कम होता है। शंट का प्रयोग करके उपयंत्र को मुख्य परिपथ से दूर रखा जा सकता है, जिससे उस पर विपतित क्षेत्र का प्रभाव कम होता है। यद्यपि शंट का प्रयोग अमीटर के साथ ही किया जाता है। 73 रखेंगे तो बी ऑप्शन। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कम, यानी कि अमीटर में शंट प्रतिरोध सामान्यतः मीटर प्रतिरोध से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। यहाँ पे 73 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 72 के बाद दोस्तों 73 के बाद हम लोग 74 नंबर देखेंगे, और 74 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया है कि लैप तथा वेव वाइंडिंग में मुख्य अंतर है। लैप तथा वेव वाइंडिंग में मुख्य अंतर है समानांतर पथों की संख्या में, धारा प्रवाह दिशा में, विद्युत वाहक बल प्रेरण दिशा में, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों अगर देखेंगे 74 का लैप तथा वेब वाइंडिंग में मुख्य अंतर समांतर पथों की संख्या में। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाएगा ए, समांतर पथों की संख्या में लैप तथा वेब वाइंडिंग में मुख्य अंतर होता है। क्या होता है? समांतर पथों की संख्या में। तो यहाँ पे 74 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 75 नंबर, और इस पे कहा है क्रिम्पिंग का उपयोग निम्न कार्य के लिए होता है। तो देख लीजिएगा क्रिम्पिंग का उपयोग किस कार्यों में किया जाता है? तो क्रिम्पिंग का उपयोग केबिल के साथ लग जोड़ने में करते हैं। क्रिम्पिंग का उपयोग केबिल के साथ लग जोड़ने में होता है। लग दोस्तों देख लीजिएगा ये बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 75 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी, क्रिम्पिंग का प्रयोग सामान्यतः हम लोग केबिल के साथ लग जोड़ने में करते हैं। तो 75 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो का दोस्तों कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि जो ये रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का जो सेकंड पार्ट, जो हमारा सेकंड सीबीटी होता है, दोस्तों सेकंड सीबीटी में टेक्नीशियन यानी कि टेक्निकल पोर्शन पूछा जाता है 75 क्वेश्चन का। तो दोस्तों उन्हीं 75 क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे सीरीज पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग इन सीरीजों को देखना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पे वही सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो आप लोग इसको देखना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आने वाले एग्जामों के लिए आपको यहाँ आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, साथ में आपको क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय।